Hello, I am Soham Sinha. For the post of teaching faculty at Juris Edge Academy, I have assigned to make a teaching video on what is bail under CRPC, explain the relevance and legal perspective of the case Satyendra Kumar Antil versus Central Bureau of Investigation 2022 case. For that, I am going to teach on this video by sharing the PPT slides, so stay tuned for that. Hello, so proceeding about in the topic what is bail under CRPC, explain the relevance and legal perspective of Satyendra Kumar Antil versus CBI 2022 case. So starting with the definition or purpose of the bail. So bail is a legal maxim where an accused person can be released from custody, usually by providing a security or bond, ensuring their appearance at future court dates. तो एक लीगल मैगजिम है बेल जहाँ पर एक्यूज पर्सन को रिलीज़ किया जाता है कस्टडी से. यहाँ पर वो यूजुअली प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी और बॉन्ड जो कि इंश्योर करता है उसका अपीयरेंस को फ्यूचर कोर्ट डेट्स में उनका अपीयरेंस के लिए इंश्योर करता है ये चीज़. पर्पज़ सिंपली है कि एक्यूज का प्रेजेंस ट्रायल में हो वाइल बैलेंसिंग द इंडिविजुअल लायबिलिटी एंड सोसाइटल सेफ्टी. सो इफ वी टॉक मतलब सी द प्रोविजंस ऑफ बेल अंडर CRPC. तो द कंसेप्ट ऑफ बेल इज प्रोवाइडेड अंडर CRPC in chapter 33. Which is titled as a provision as to bail and bonds, and it comprises sections 436 to 450. So bail means short term release of an accused person awaiting trial. So bail is a judicial release of an accused charged with a certain offense. किसी accused person अगर चार्ज किया गया है किसी ऑफेंस के द्वारा तो उनको जुडिशियल रिलीज़ किया करने दे by imposing certain restrictions on him and compelling him to retain with the jurisdiction of the court. कंसेप्ट ऑफ बेल के बारे में बात किया गया है UDHR 1948 यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ 1948 में भी. अगर हम लोग देखें लीगल पोजीशन ऑफ बेल तो बेल को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है. बेल दो टाइप ये चीज़ को समझ सकते हैं दो ऑफेंसेस थे, एक बेलेबल ऑफेंस एक नॉन बेलेबल ऑफेंस जो कि सेक्शन 2A ऑफ द कोड डिफाइन किया गया है. अगर बेलेबल ऑफेंस के बारे में देखें तो ऐसा ऑफेंस जो कि बेलेबल ऑफेंस कह सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A ऑफ द CRPC, बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस दैट इज क्लासिफाइड एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कोड. फर्स्ट शेड्यूल जो कोड के है CRPC कोड के अंदर जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें जो बेलेबल ऑफेंस के अंदर ऑफेंस को डाला गया है उन्हें बोला जाएगा. तो विच इज़ क्लासिफाइड एज बेलेबल अंडर एनी लॉ. तो साथ ही साथ सेक्शन 436 ऑफ CRPC कहता है ए पर्सन एक्यूज ऑफ बेलेबल ऑफेंस एट एनी टाइम while under arrest without a warrant and at any stage of proceeding has right to release on bail. तो इससे कनेक्टेड मैगजिम भी है कि बेल इज़ अ राइट एंड जेल इज़ एन एक्सेप्शन. तो एक्यूज कैन क्लेम बेल एज अ मैटर ऑफ राइट इफ़ ही एक्यूज ऑफ कमिटिंग अ बेलेबल ऑफेंस. तो बेलेबल ऑफेंस में एक्यूज के पास है कि एक राइट ऑफ बेल है. साथ ही साथ पुलिस ऑफिसर या कोई भी अथॉरिटी ये नहीं बोल सकता कि हैज़ नो राइट टू रिजेक्ट द बेल. उनके पास कोई राइट नहीं है बेल को रिजेक्ट करने के लिए इफ द एक्यूज इज रिलेटेड टू फर्निश बेल. दूसरा ऑफेंस है नॉन बेलेबल ऑफेंस. ये ऐसा ऑफेंस है जो कि बेलेबल ऑफेंस के अंदर मेंशन नहीं किया गया ऑफेंस है, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है. तो CRPC के फर्स्ट शेड्यूल में जो ऑफेंसेस बेलेबल ऑफेंस के अंदर आ रहे हैं वो तो बेलेबल ऑफेंस हो गए, जो नहीं आ रहे वो नॉन बेलेबल ऑफेंस हो गए. तो ए पर्सन एक्यूज ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस कैन नॉट क्लेम बेल एज अ राइट. तो उनके पास बेल एज अ राइट नहीं है. सिंपली 437 CRPC के बारे में बोलता है कि वेन बेल में भी टेकन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस. कब बेल लिया जा सकता है जब नॉन बेलेबल ऑफेंस में कोई एक्यूज पर्सन हो तो फॉर ग्रांटिंग अ बेल अंडर नॉन बेलेबल ऑफेंस तो कुछ ऐसा ग्राउंड्स है जिसके अंदर वो पर्सन एक्यूज जो है नहीं फॉल हो, जो कि बात किया गया है 437 सेक्शन में. सो सिंपली कौन हु कैन ग्रांट बेल. तो इन केसेस ऑफ बेलेबल ऑफेंस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या कोर्ट एज पर सेक्शन 436 सब क्लॉज 1 ऑफ CRPC चार्ज है कि बेलेबल ऑफेंस दे सके. अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में बात किए तो कोर्ट ऑफ एनी लेवल एज पर सेक्शन 437 सब क्लॉज 1 ऑफ CRPC नॉन बेलेबल ऑफेंस दे सकता है. एंड रिसिपिटरी बेल कैन बी ग्रांटेड बाय सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 438 सब क्लॉज 1 ऑफ CRPC. तो एक थर्ड टाइप का बेल होता है जिसे एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं, जो कि
सेक्शन 438 ऑफ द CRPC में बात किया गया है. सो अगर बात करें हम लोग टाइप्स ऑफ बेल अंडर CRPC, तो 3 टाइप के बेल होते हैं: रेगुलर बेल, एंटिसिपेटरी बेल एंड इंटरिम बेल. तो रेगुलर बेल ग्रांट किया जाता है सेक्शन 437 एंड 439 ऑफ CRPC व्हेन अ पर्सन इज इन कस्टडी. तो कोर्ट ऑर्डर द रिलीज ऑफ पर्सन हु इज अंडर अरेस्ट फ्रॉम पुलिस कस्टडी आफ्टर पेइंग द अमाउंट एज बेल मनी. सिंपली एन एक्यूज कैन अप्लाई फॉर रेगुलर बेल अंडर सेक्शन 437 एंड 439 ऑफ CRPC. ये 2 सेक्शन में रेगुलर बेल के बारे में बात किया गया है. अगर हमें एंटीसिपेटरी बेल में देखें तो 438 ऑफ द CRPC बात करता है, जिसमें जब इसको ग्रांट किया जाता है जब अरेस्ट करने का एंटिसिपेशन हो. तो सिंपली वो जो पर्सन है उनके पास एप्रेंशन है कि अरेस्ट उनका हो सकता है किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में, तो वो मे अप्लाई फॉर एंटिसिपेटरी बेल टू द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन अंडर सेक्शन 438 ऑफ CRPC. And the third type of bail is interim bail. This is a direct order by the court to provide temporary or short-term bail to the accused until his regular or anticipatory bail application pending before the court. ये बेल एप्लीकेशन जब पेंडिंग चल रहा है तो उसके बीच में ही इंटरिम बेल दिया जाता है एक्यूज पर्सन को. ये टेम्परेरी या शॉर्ट टर्म बेल इसे बोलते हैं जो एक्यूज को दिया जाता है. ये 3 टाइप के बेल हो गए. अगर हम लोग कंडीशन देखें ग्रांटिंग बेल करने को, तो कुछ कंसिडरेशन होते हैं, जुडिशियल डिस्क्रिप्शन भी होते हैं ग्रांट बेल करने के लिए. तो 437 सब क्लॉज C CRPC का कहता है कि ग्रांटिंग बेल करने के लिए फॉर वाइल ग्रांटिंग अ बेल अ पर्सन अक्यूज और सब्सेप्टेड ऑफ अ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशबल विथ इम्प्रिजनमेंट विच मेक्स 10 to 7 years or more or of an offense under chapter 6 or of IPC, the court shall impose following conditions. कि कंडीशंस कुछ होते हैं, जैसे कि वो पर्सन शैल नॉट डायरेक्टली और डायरेक्टली मेक एनी इंड्यूसमेंट और थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन एक्वेंट विद द फैक्ट्स ऑफ द केस. तो कंसिडरेशन भी अगर देख सकते हैं तो बेल को ग्रांट करने के लिए नेचर या ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस देखा जाता है. जैसे कि जैसा ऑफेंस जिसे 7 साल या उसके ऊपर का सज़ा हो, डेथ इम्प्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस हो, तो वैसा में कम ही दिया जाता है बेल. और साथ साथ एविडेंस या पॉसिबिलिटी है कि जो एक्यूज्ड है टैम्परिंग कर सकता है एविडेंस को या इन्फ्लुएंस कर सकता है विटनेस को. तो ये सब चीज़ में कंडीशंस देखा जाता है बेल को ग्रांट करते टाइम में. साथ साथ जुडिशियल डिस्क्रिप्शन भी है कि जजेस हैव द अथॉरिटी टू ग्रांट और डिनाई बेल बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस. केसेस के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए जुडिशियल डिस्क्रिप्शन है जजेस के पास कि हाँ बिल ग्रांट किया जा सकता है कि नहीं, वो भी एक बात होती है. अगर हम लोग देखें तो स्पेशल पावर ऑफ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन रिगार्डिंग बिल, तो 439 ऑफ CRPC accords certain special power to both high court and session court with respect to bill. They are as follow. जैसे कि कोर्ट में डायरेक्ट दैट एनी पर्सन accused of any offense and in custody be released on bail and may impose any condition which it consider necessary. The second word, court may direct that any condition imposed by a magistrate when releasing any person or bail to be set aside or modified. तो ये सब चीज़ दिया गया है हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को स्पेशल पावर रिगार्डिंग बेल. सो अगर इसको कंक्लूड किया जाए अगर रिगार्डिंग द बेल प्रोविजन ऑफ CRPC, so you would see that Article 21 gives about the right to life and personal liberty, which is a fundamental right given under Constitution of India. So the Indian judicial system and legal system have time and again given priority to grant of bail when warranted, as nothing can be understood in absolute sense in terms of bail, as well as there is need to implement check and balances so that the provision of law are not misused. So इस चीज़ के लिए देखते हुए कि हाँ राइट टू लाइफ या पर्सनल लिबर्टी का प्रोविज़न जो है एक फंडामेंटल राइट, उसको देखते हुए आर्टिकल 21 में जो दिया हुआ है बेल को प्रोवाइड किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए. साथ साथ आर्टिकल 21 भी बात करता है अरेस्ट एंड डिटेंशन से रिलेटेड कि 24 आवर्स के पहले मजिस्ट्रेट के पहले प्रोड्यूस किया गया जाए जो पर्सन एक्यूज़ है किसी ऑफेंस के द्वारा. तो ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए बेल बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न हो जाता है CRPC के अंदर. सो इस बेल से एक रिलेटेड एक और मैगजीन है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अनटिल प्रूवन गिल्टी.
सो ये क्रिमिनल लॉ का एक कार्डिनल बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिम है, दैट प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी, जब तक गिल्टी नहीं हो तब तक इनोसेंस प्रूफ कर सकते। तो वही, सो वी से दैट द कोर्ट्स आर द गार्जियन एंजल्स ऑफ लिबर्टी। Now we move on to the case of Satyendra Kumar Anthil versus CBI and linked with the bail provision of under CRPC. Starting with the case background, Satyendra Kumar Anthil, an accused in a corruption case, was denied bail. साथ साथ कुछ की इशूज़ है जो कि हम लोग देखेंगे। जैसे कि हम लोग को पता है कि इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज मार्क्ड बाय क्लियरिंग स्टैटिस्टिक बाय ओवर 75% ऑफ इस प्रिजन पॉपुलेशन कंप्राइजेस अंडर ट्रायल्स। मीन्स अंडर ट्रायल्स अभी प्रिजन्स में लगभग 75% है, विथ प्रिजन्स ऑपरेटिंग एट अ स्टैगरिंग 118% कैपेसिटी। दिस फिगर्स अंडरस्कोर अ सिस्टमेटिक क्राइसिस दैट डिमांड्स इमीडिएट एक्शन। तो ये केस जो है सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस CBI, जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक्नॉलेज स्वीकार किया है कि फेलिंग ऑफ द कंट्रीज बिल सिस्टम इन रिकोगनाइजिंग द इशू ऑफ अंडर ट्रायल एंड ग्रांटिंग बिल। सो हमारे कंट्री में मोस्टली अंडर ट्रायल प्रिजन्स भरे हुए हैं, तो उनको टाइम पे बेल देना इस उससे रिगार्डिंग प्रोविजंस, गाइडलाइंस या कंडीशंस फॉर द बेल इस केस में बात करता है। स्टार्टिंग विद अगर इस केस का समरी देखें तो प्रॉब्लम क्या है कि इंडियन जेल्स आर overrun by under trial prisons comprising over 2/3 of the inmates. Many faces unnecessary arrest despite minor changes, often poor, illiterate, including women, सब टाइप के लोग हैं। This reflects a colonial mindset in law enforcement, contradicting democratic principle, emphasizing the need for sparing use of arrest. तो अरेस्ट से रिलेटेड अगर हम लोग अरेस्ट बेल से रिलेटेड अगर एक और प्रोविज़न ट्रायल का अगर डेफिनेशन देखें तो द वर्ड ट्रायल इज़ नॉट एक्सप्लेन एंड डिफाइंड इन द CRPC। इसका मतलब है कि इस वर्ड का मतलब है कि फॉर द पर्पस ऑफ इनलार्जमेंट ऑफ बेल टू इंक्लूड द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड देन देयर आफ्टर। सो ट्रायल के दौरान बेल देना या ना देना कोर्ट के कंसिडरेशन और डिस्क्रिप्शन पे होता है। इस केस में कुछ कंडीशंस पे बात किया गया है कि नेचर ऑफ ऑफेंसेस कैसे होना चाहिए, तो उसके हिसाब से कंडीशंस और कैसे कोर्सेज अडॉप्ट किया जाए कोर्ट के द्वारा। तो अगर हम लोग पहले देखा तो जाए तो ऑफेंसेस पनिशेबल विथ 7 years और लेस। यहाँ पर क्या होता है कि अक्यूज नॉट अरेस्टेड ड्यूरिंग इंट्रोगेशन, कोऑपरेटेड थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेटिंग इंक्लूडिंग अपीयरेंस बिफोर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर व्हेन एवर नीडेड। तो अगर 7 साल से या कम का सजा है तो यहाँ पर सबसे पहले समन भेजा जाएगा। अगर समन भेजने पे एक्यूज़ नहीं आए तो फिर बेलेबल वारंट किया जाएगा। बेलेबल वारंट यहाँ पर क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ एक्यूज नॉट नेसेसरी फॉर कैंसलेशन ऑफ वारंट। द थर्ड स्टेज, फर्स्ट समन स्टेज, सेकंड बेलेबल वारंट स्टेज। अगर तब भी नहीं आया एक्यूज तो नॉन बेलेबल वारंट भेजा जाता है। तो बेल एप्लीकेशन ऑफ एक्यूज अरेस्टेड विथ नॉन बेलेबल वारंट टू बी डिसाइडेड विदाउट टेकिंग हिम इनटू फिजिकल कस्टडी। ये उन टाइप के ऑफेंसेस के लिए जब 7 साल से या उससे कम का सजा हो, तो 3 बेसिस पे एक्यूज को ट्रायल के लिए बुलाया जाए। पहले समन भेजा जाए, नहीं आए तो बेलेबल वारंट, देन नॉन बेलेबल वारंट। The second thing is condition is when the offence is punishable with 8 imprisonment for life 7 years more। तो यहाँ पर अपीयरेंस एक्यूज का होगा कोर्ट में पर्सुएंट टू द प्रोसेस इशूड बेल एप्लीकेशन टू बी डिसाइडेड ऑन मेरिट्स। सिंपली मेरिट्स पे उनके बेल डिसाइड किया जाएगा। जब एक्यूज़ को अपीयर किया जाएगा कोर्ट में तो बेल एप्लीकेशन को इशूड करने के बाद, तो ये बेल मेरिट पे डिसाइड किया जाएगा कि सही है कि नहीं देना, तो कोर्ट पे है, डिपेंड करता। थर्ड वन इज स्पेशल एक्ट्स कंटेनिंग स्ट्रिजेंट प्रोविजंस फॉर बेल। कुछ स्पेशल एक्ट है जिसमें स्ट्रिजेंट प्रोविजंस दिए हुए बेल के, जैसे कि ऑफेंसेस पनिशेबल विथ अंडर स्पेशल एक्ट्स लाइक NDPS, PMLA, UAPA एक्ट या कंपनीज एक्ट। यहाँ पर क्या होता है कि वंस द एक्यूज अपीयर्स इन द कोर्ट द बेल एप्लीकेशन मस्ट बी डिसाइडेड ऑन मेरिट। यहाँ पे भी मेरिट पे ही डिसाइड होता है विथ ड्यू कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजंस पर्टेनिंग टू बेल एज अंडर द स्पेशल एक्ट्स। एक और कैटेगरी में इसको बांटा गया है, 2-3 कैटेगरी हम लोग देख लिए। फर्स्ट कैटेगरी इज ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 years ऑफ एज। सेकंड इज ऑफेंस पनिशेबल विथ 8 इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और 7 years or more, and the third one is offensive punishment with special acts।
द फोर्थ वन इज इस कैटेगरी अंडर इकोनॉमिक ऑफेंसेज नॉट कवर्ड बाय स्पेशल एक्ट। यहाँ पर बोलता है कि वंस एक्यूज हैज अपीयर्ड इन द कोर्ट एज पर द प्रोसेस गिवन द बेल एप्लीकेशन मस्ट बी डिसाइडेड ऑन बेल। ये इकोनॉमिक ऑफेंसेस में भी, जो कि स्पेशल एक्ट्स के अंदर नहीं है, इनमें भी ऐसे ही कि मेरिट पे डिसाइड किया जाए बेल के। तो इसमें एक केस है इससे रिलेटेड, एज हेल्ड इन सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2021 का केस है। तो इसमें बोला गया था कि इफ ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन देयर अराइज नो रीज़न टू अरेस्ट द एक्यूज अ मेयर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट शैल नॉट लीड टू द अरेस्ट। तो कंडीशंस अगर देखे जाए तो ये केस अच्छा है, जो कि बेल प्रोविजन से रिलेटेड है। दैट इज़ सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2021। Moving further to the next slide, which is legal perspective of the case. Supreme Court ruling. The Supreme Court ruling emphasized the importance of personal liberty and the need to avoid unnecessary detention. Guidelines is issued. The court provided guidelines to prevent the misuse of arrest and ensure that bail is not arbitrary denied. तो सिंपली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग इस केस में सिंपली एम्फेसाइज किया गया कि इम्पॉर्टेंस ऑफ पर्सनल लिबर्टी होना चाहिए और अननेसेसरी डिटेंशन को अवॉइड करना। तो इस केस में कुछ गाइडलाइंस दिए गए थे। तो अगर हम लोग गाइडलाइंस देखे गए तो सबसे पहला गाइडलाइंस है स्पेशल इनएक्टमेंट। इसमें बोलता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मे कंसिडर द इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्पेशल इनएक्टमेंट इन द नेचर ऑफ अ बेल एक्ट एज टू द स्ट्रीमलाइन द ग्रांट ऑफ बेल्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट मे कंसिडर द इंट्रोडक्शन ऑफ अ सेपरेट इनएक्टमेंट इन द नेचर ऑफ अ बेल एक्ट एज टू द, एक बेल एक्ट हो सकता है टू एज टू द स्ट्रीमलाइन द ग्रांट ऑफ बेल्स। सेकंड वन इज़ कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 41 एंड 41A। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है CRPC के रिलेटेड टू बेल प्रोविज़न एंड अरेस्ट प्रोविज़न, सेक्शन 41 एंड 41A। इसमें इस सेक्शन को रिलेट कर सकते हैं हम लोग। एक केस है अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 का। उस केस में डायरेक्शन दिया गया था कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है या कोई ऑफिसर्स जो ड्यूटी बॉन्ड है कि कंप्लाई करे ये जो मैंडेट है सेक्शन 41 और 41A, जो सेक्शन 41 बात करता है व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट एंड 41A बात करता है नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। तो इनसे रिलेटेड गाइडलाइंस दिए गए थे अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये भी एक इम्पॉर्टेंट केस है इस एस्पेक्ट में। So any dereliction on the part must be brought on the higher authorities, noticed by the court, followed by appropriate action. अगर नेक्स्ट हम लोग गाइडलाइंस देखें तो प्रोविजंस जैसे कि एन पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वायलेंस वारंट इन अ कॉग्निजेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 41 ऑफ CRPC। जैसे कि पता है कि 41 CRPC बोलता है कि पुलिस कर सकता है अरेस्ट। यहाँ पर मे वर्ड का यूज़ किया गया कि विदाउट वारंट कर सकता है, लेकिन कुछ प्रोविज़न्स है कि जो कि 41B में अगर देखें तो यहाँ पर बात करता है कि अगेंस्ट वेन वो अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बीन मेड और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड और इज रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट दैट ही हैज़ कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में बी लेस दैन 7 years और बीच में एक्सटेंड टू 7 years विच विद और विदाउट फाइन। तो यहाँ पर रीजनेबल कंप्लेंट होना चाहिए, ये सब भी ध्यान देते हुए रीजनेबल सस्पिशन होना चाहिए कि कब वारंट के बिना हम पुलिस अरेस्ट कर सकते हैं, जो कि सेक्शन 41 सब क्लॉज B में बात किया गया। एंड 41A को देखते हुए बोला गया यहाँ पे कि द पुलिस ऑफिसर मस्ट इशू अ नोटिस डायरेक्टिंग एन accused to be present before him in cases where arrest is not required। जहाँ पर अरेस्ट का ज़रूरत नहीं है वहाँ पर नोटिस भेजा जाए पुलिस ऑफिसर के द्वारा और बताया जाए कि अक्यूज़ को प्रेजेंट होना है, कैसे प्रेजेंट होना है, उसके हिसाब से। वेयर सच पर्सन कंप्लाइज एंड कंटिन्यूज टू कंप्लाई विद द नोटिस। तो नोटिस को कंप्लाई करते हुए पर्सन ही शैल नॉट बी अरेस्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस रिफर्ड टू इन द नोटिस अनलेस ओके फॉर रीज़न टू बी रिकॉर्डेड। रीज़न भी रिकॉर्ड करना है। द पुलिस ऑफिसर इज़ ऑफ द ओपिनियन डेट ही ऑट टू बी अरेस्टेड। अगर उसको अरेस्ट किया गया तो उसके लिए रीज़न रिकॉर्ड करना पड़ेगा पुलिस ऑफिसर को। द फोर्थ गाइडलाइन इज रिलेटेड टू डिफ़ॉल्ट विल ऑन नन कंप्लायंस। यहाँ पर क्या होता है कि कोर्ट को
will have to satisfy themselves on the compliance of section 41 and 41A of the CRPC. कोर्ट को हमेशा compliance लेते हुए चलना पड़ेगा 41A and 41 of CRPC. Any non-compliance would entitle the accused to grant a bail. अगर वैसा ना हो तो बेल देना पड़ेगा accused को. तो ये रिलेटेड है डिफ़ॉल्ट बेल ऑन नॉन कंप्लायंस. सो सिंपली डिफ़ॉल्ट बेल सेक्शन 167 ऑफ द CRPC बात करता है. तो उसमें बताता है कि अगर ऐसा ना फॉलो करे, अगर नॉन कंप्लायंस है तो फिर एक्यूज को बेल देना पड़ेगा. फोर्थ गाइडलाइंस इज रिलेटेड टू स्टैंडिंग ऑर्डर. Here it is said that all the state government and the union territories were directed to facilitate standing orders for the procedure to be followed under section 41 and 41A of the CRPC. तो सिंपली स्टैंडिंग ऑर्डर डाल सकता है स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज, जिसमें उनको इसके थ्रू डायरेक्ट किया गया है कि फैसिलिटेट करे स्टैंडिंग ऑर्डर्स फॉर द प्रोसीड्यूर टू बी फॉलोड. सेक्शन 41A और 41 का प्रोसीड्यूर फॉलो किया जाए उसके थ्रू. Application on other provision of CRPC. There need not to be any inconsistence of bail provision while considering the application under section 88, 170, 2004, 204, 206. ये सब चीज़ को भी प्रोविजंस को देखते रहना है कि रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑन अदर सही से यूज़ किया जा रहा है कि नहीं इन सेक्शन में CRPC का. In 170 में 2009-2004 is related to this provision of bail. 170 talks about the cases as to be sent to magistrate when evidence is sufficient. 209 talks about adjournment. तो इन सब केसेस में भी ये गाइडलाइंस को देखा जाए और एप्लीकेशन यूज़ हो रहा है कि नहीं CRPC में 41A 41 ये सब सेक्शन को सही से कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं उसको देखा जाए. साथ साथ सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2021 का केस है जिसके बारे में हमने बात की थी. तो उसको भी कंप्लायंस में लेना है कि देयर नीड टू बी ए स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ द मैंडेट लेन डाउन इन द जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट. जो कि सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में जो जजमेंट है उसके भी स्ट्रिक्ट कंप्लायंस होने चाहिए. तो सुप्रीम कोर्ट उस केस में बोला था कि इफ़ ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन देयर हैज़ बीन नो कॉज टू अरेस्ट द एक्यूज मेयरली बिकॉज ऑफ चार्जशीट इज फाइल्ड. ये ज़रूरी नहीं कि अगर चार्जशीट फाइल कर दिया गया, FIR हो गया, चार्जशीट फाइल कर गया या पुलिस रिपोर्ट फाइल कर गया, तो चार्जशीट फाइल करने के हिसाब से अगर उस एक्यूज़ को अरेस्ट कर लिया गया तो ये सही नहीं है कि तो वुड बी एन इप्सो फैक्टो कॉज टू अरेस्ट द पिटिशनर. तो इफ़ सिंपली कोर्ट सेज कि इफ़ ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन देयर हैज़ बीन नो कॉज टू अरेस्ट एक्यूज्ड मेयरली बिकॉज अ चार्जशीट फाइल, बस चार्जशीट फाइल कर लिया गया है तो ये कॉज नहीं होना चाहिए. वुड नॉट बी एन इप्सो फैक्टो कॉज टू अरेस्ट द पिटिशन. कुछ डायरेक्शंस भी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा. ये भी एक गाइडलाइंस दिया गया कि द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन इशूड बाय द कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स. स्पेशल कोर्ट्स बनाने से रिलेटेड या कुछ भी कोर्ट अगर बोल रहा है तो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को कंप्लाई करना है. हाई कोर्ट इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट विल हैव टू अंडरटेक एन एक्सरसाइज ऑन द नीड फॉर द स्पेशल कोर्ट. स्पेशल कोर्ट का ज़रूरत है तो बनाना पड़ेगा. द वैकेंसी इन द पोजीशन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द स्पेशल कोर्ट मस्ट बी फिल्ड क्विकली. अगर वैकेंसी अगर ऐसा कुछ है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को इन कोर्ट्स में तो उनको भी भरा जाए. हाई कोर्ट्स का डायरेक्शन ऐसा है कि द हाई कोर्ट्स आर डायरेक्टेड टू अंडरटेक द एक्सरसाइज ऑफ फाइंडिंग ऑफ द अंडर ट्रायल प्रिजनर्स. उनको अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को भी देखना है वो आर नॉट एबल टू कंप्लाई विद द पिल कंडीशंस. तो ये हाई कोर्ट का डायरेक्शन है. अगर सेक्शन 440 ऑफ CRPC देखा जाए तो वाइल इंसिस्टिंग अपॉन श्योरिटीज़ द मैंडेट ऑफ सेक्शन 440 ऑफ CRPC मस्ट बी कीप इन माइंड. श्योरिटी से जो डील करता है सेक्शन 41 उनको भी ध्यान दे दिया जाए. एक और जजमेंट है रिलेटेड टू बेल दैट इज़ भीम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015. उनको भी कंप्लायंस करना है. इसमें इस केस का एक गाइडलाइंस उसमें बोला गया. साथ ही एक और गाइडलाइंस है कि पीरियड फॉर ग्रांटिंग बेल एप्लीकेशन शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 2 वीक्स. 2 हफ्ता में के अंदर बेल एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ किया जाए एक्सेप्ट इफ प्रोविज़न मेंटेड अदरवाइज. अगर कुछ और प्रोविज़न दिया गया तो वो अलग बात है. एक्सेप्ट एन इंटरवेनिंग एप्लीकेशन या कुछ और इंटरवेनिंग एप्लीकेशन डाल दिया गया. एप्लीकेशन फॉर एंटिसिपेटरी बेल आर एक्सपेक्टेड टू बी डिस्पोज ऑफ विद इन 6 वीक्स
एक्सेप्ट मीन्स रेगुलर बेल या 2 हफ्ता एंड एंटिसिपेटरी बेल के लिए 6 हफ्ता का प्रोविज़न देखिए, इतना टाइम के अंदर उन्हें करना पड़ेगा. If we see in the further slide key takeaways from the judgment after going through the guidelines of the judgment, first be emphasis on the proportionality, the need for the balanced approach considering the seriousness of the offense and the rights of the accused का राइट और ऑफेंस का सीरियसनेस देखते हुए एक बैलेंस अप्रोच होना चाहिए. रिफॉर्म्स सजेस्ट करना चाहिए. एम्फेसिस ऑन द नीड फॉर द लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड फेयरनेस इन द बेल प्रोसेस. जैसे कि बहुत सारे आजकल चैलेंजेस है बेल सिस्टम में. द करेंट बेल सिस्टम ऑपरेट्स एंड फ्लॉड एजम्पशन ऑफ वेल्थ एंड सोशल कैपिटल, रेंडरिंग बेल नॉट जेल, meaningless for many under trials. Reforms efforts must challenge this presumption and prioritize equity and justice. Access to justice follow. Structure barrier from financial constraint to navigating legal complexities hinder under trials ability to meet bail applications. तो what can be the potential way forward to bring reforms in the bail matters, वो भी देखते हुए अगर देखें तो bail reform is urgent, बहुत ज़रूरी है आजकल, बट इट मे बी रूटेड इन एम्पिरिकल अंडरस्टैंडिंग एंड सिस्टमेटिक ओवरहॉल. डेवलप डाइवर्सन प्रोग्राम दैट ऑफर काउंसलिंग, कम्युनिटी सर्विस और रिस्टोरेटिव जस्टिस प्रैक्टिस एज अल्टरनेटिव बिल टू बेल. अलाउ जजेस ग्रेटर डिस्क्रिशन इन सेटिंग बेल कंडीशन टेलर टू द इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस. सो सिंपली जजेस को डिस्क्रिशन दे ज़्यादा कि बेल कंडीशंस को देखते हुए इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस को हर केस का देखते हुए बेल दिया जाए. सो इफ वी कंक्लूड दैट बेल समरी, बेल अंडर CRPC इज अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंश्योरिंग इंडिविजुअल लायबिलिटी वाइल मेंटेनिंग पब्लिक सेफ्टी. हमेशा यही बोला गया है कि इंडिविजुअल लायबिलिटी पब्लिक सेफ्टी को देखते हुए साथ दिया जाए. इम्पैक्ट क्या है एंटिल केस का कि स्ट्रेंथनिंग द फ्रेमवर्क फॉर फेयर एंड जस्ट एप्लीकेशन ऑफ फेयर बेल एप्लीकेशन, advocating for the protection of personal liability. So overall we can say that the under trial crisis in Indian criminal justice system demands immediate and concerted action. Meaningful reforms होना चाहिए, requires a departure from archaic assumption and a commitment to equity and justice for all. It is notable by courts to adhere to the guidelines given by SC in सत्येंद्र कुमार अंतिल केस. ये जो गाइडलाइन सत्येंद्र कुमार अंतिल केस ने दिया गया है SC के द्वारा, उसको फॉलो किया जाए आगे वाले कोर्ट्स के अपने जजमेंट्स में, अलॉन्ग विद द अदर लैंडमार्क जजमेंट रिलेटेड टू बेल. जैसे कि हम लोग देखें अनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार हो गया, या और भी केस हो गए भीम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस हो गया. ये सब केस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. हर केस में कोई कंडीशंस गाइडलाइंस दिया जाए, उनको फॉलो करते हुए अगर बेल प्रोविजंस को यूज़ किया जाए सही तरीके से, बेल सही से दिया जाए, तो लोगों का आर्टिकल 21 देखते हुए बहुत बेनिफिशियल होगा. सो वी कंक्लूड दिस टॉपिक आफ्टर सेइंग ऑल दैट. थैंक यू. सो थैंक यू, एंड इफ देर इज़ एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द बेल प्रोविजंस and the implication of the Antil case, ask me further.